नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की यानी इन्वायरमेंट की बात करेंगे। दोस्तों आपकी ईवीएस की बात करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 5 है। जैसा आपको पता है प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले पैटर्न पर आधारित होते हैं। ये 30 प्रश्न जो होते हैं प्रैक्टिस सेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्शन के लिए और इन्वायरमेंट ईवीएस में 30 में 30 लाने के लिए, अधिकतम मार्क्स अटेंड करने के लिए। तो दोस्तों अधिकतम क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो अधिकतम मार्क्स भी आएंगे आपको। ठीक है, अधिकतम मार्क्स आएंगे तो आपका सिलेक्शन भी बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है। तो दोस्तों इसकी पिछली क्लासेस आई होप आप लोगों ने नहीं देखा होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग डेली क्लासेस देखते होंगे। आपने नहीं देखा, आई बटन पर लिंक आएगी, आप लोग देख सकते हैं। तो इस क्लास को पूरी कंटिन्यू करेंगे। पांचवें प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न आ चुका है। सभी मेरे प्यारे बंद, सभी भाभी, अध्यापक, अध्यापिकाएं, शिक्षक बंधु वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। प्रश्न पहला देखते हैं। इन 30 मिनट में 30 प्रश्न अटेंड करेंगे। 30 मिनट के अंदर 30 प्रश्न को देखते हैं कैसे अटेंड होता है विद डिटेल के साथ। ठीक है, तो वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग बताएंगे। सिंपल प्रश्न था। ठीक है, थर्मामीटर, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर। तो मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, वायु दाब का जब भी आ जाए तो बैरोमीटर पे लगाना है। ठीक है, थर्मामीटर सभी लोग जानते हैं किसके लिए होता है। ठीक है, और भी अगर हम बात करेंगे दोस्तों, वायु दाब मापने के लिए जो है बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बैरोमीटर में वायु दाब मापने के लिए पारा क्या होता है, जिसे Hg नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर में पारे नीचे गिरना यानी आंधी युक्त मौसम का संकेत होता है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि आपके बैरोमीटर में पारे का गिरना मतलब क्या होता है? आंधी युक्त मौसम का संकेत होता है। जबकि थर्मामीटर मानव शरीर का तापमान नापता है, जिससे हमें बुखार का पता चलता है कितना हमारा डिग्री सेल्सियस तापमान है, कितना फ़ारेनहाइट आपका तापमान है। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ जो आपका सिस्मोग्राफ है यह भूकंपीय तीव्रता के नापने के लिए आपका यह जो पैमाना है प्रयोग होता है, उपकरण प्रयोग होता है। और हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता। तो हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता हो गई। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। थर्मामीटर मानव शरीर के तापमान को, और आपका जो वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर है। ये ठीक है, चारों थर्मामीटर का आपको डिटेल के साथ बता दिया गया। थर्मामीटर, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ और हाइग्रोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर प्रश्न की व्याख्या होगी। जी हाँ, बीटी कपास क्या है दोस्तों? बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक संकर पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है या एक औषधि पौधा है? सभी लोग यहाँ पे बेहतरीन क्लास चल रही है। जी हाँ, बीटी कपास जो है कैसा पौधा है? तो एक आपका ट्रांसजेनिक पौधा है। ये ट्रांसजेनिक क्या होता है दोस्तों, आइए समझते हैं। इस कपास के पौधे में बेसिलस थुरिजिनसे, जिसे हम बीटी कपास बोलते हैं, एक जीवाणु की उपस्थित होती है। और इस जीवाणु की उपस्थिति के कारण पौधे में कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास होता है, जिससे हानिकारक कीटों से पौधा की सुरक्षित होती है। तो बीटी कपास ट्रांसजेनिक एक पौधा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या स्क्रीन पर है। हर प्रश्न की व्याख्या होगी। टेलीग्राम पे जरूर जुड़ें सभी मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु। नोट्स पीडीएफ फाइल पाने के लिए। प्रश्न अगला आ चुका है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? दोस्तों वायुमंडल में प्रदूषक जो होता है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? HS है, SO2 है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड ये आपका HCI है, ये आपका N2 है। तो क्या है यहाँ पे सभी लोग बताएंगे। प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक सबसे ज्यादा होता है SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। डाई मतलब दो ऑक्साइड जुड़ा हुआ है। ठीक, सल्फर में दो ऑक्साइड अणुओं ऑक्साइड के दो अणु जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण आपका SO2 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है जो उद्योगों तथा वाहनों से उत्सर्जित होती है और वर्षा की बूंदें तथा ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती हैं। इससे फसलों तथा इमारतों की क्षति पहुंचती है। ठीक है, और स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है SO2 गैस का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है। इनमें से सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? टुंड्रा है, उष्णकटिबंधीय वन, वर्षा वन है, सवाना है, मरुस्थल है। तो सही एवं सटीक जवाब होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है
रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। आप लोग देखते हो जो कच्चा आम होता है थोड़ा बहुत पकने लगता है, उसको तोड़ लेते हैं, फिर रख लेते हैं, फिर कुछ एक रसायन डाला जाता है जिससे आम पक जाते हैं। तो उस रसायन का नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ग्रेड 3 की तैयारी के लिए यानी प्राथमिक शिक्षक के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए क्लास है, इन्वायरमेंट की क्लास है, लाजवाब क्लास है, सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। तो फटाफट कमेंट कराइए, कमेंट करिए भैया, उस रसायन का नाम बताइए जिससे आम पकाया जाता है। उसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा, कैल्शियम कार्बाइड रसायन के द्वारा आम पकाने में काम होता है। ठीक है। CaC2 तो नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। इस रसायन में एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है जो फल को पकाने में सहायक होता है। कौन किस गैस का होता है? आपके एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है। ये अंदर की बात है, अंदर का प्रश्न है, ये भी पूछा जा सकता है। आइए देखेंगे अगला प्रश्न। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? सभी लोग कमेंट करेंगे। ऐसी बीमारी का नाम बताइए जो दूषित जल पीने से फैलती हो। क्या वह टाइफाइड है, एड्स है, एनीमिया है, टिटनेस है? तो मैं जब भी बात करता हूँ दूषित जल की, जब बात आती है तो दूषित जल से होने वाली बीमारी आपकी टाइफाइड है। टाइफाइड रोग दूषित जल पीने से होता है। इसे जो है आंत ज्वर या आंत का बुखार भी कहा जाता है टाइफाइड को। यह रोग जो होता है साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। किस जीवाणु से होता है टाइफाइड, आंत का बुखार? साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है, जो आपके दूषित जल में यह जीवाणु पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हों तो जरूर सपोर्ट करें, लाइक शेयर करते रहेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है भैया। नाइट्रोजन दिया है, कार्बन दिया है, ठीक है, CO2 दिया है, CH3 यानी कि CH4 मेथेन दिया है। तो मैं आपको बता देना चाहूँ ग्रीन हाउस गैस मेथेन भी है आपका। ठीक है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड भी है आपका यानी कि N2O भी दिया गया है। मीथेन CH4 भी है आपका। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी है। लेकिन बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया गया है आपका। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन का क्या हो जाएगा आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड। यह आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है दोस्तों, यह कैसी गैस है? ग्रीन हाउस गैस आपकी नहीं है। तो राइट ऑप्शन CO हो जाएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है और प्रश्न नहीं पूछा गया है इसमें, बताइए ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी आपके ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। इनमें से कौन द्विबीजीय पत्री पूछा गया है। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे। द्विबीजीय पत्री का बताना है कौन सा यहाँ पे है। केला होता है द्विबीजीय पत्री, बांस, गन्ना या सरसों। तो आपने देखा होगा सरसों का ये द्विबीजीय पत्ता होता है, 2 पत्तों का होता है। ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं। द्विबीजीय पत्ता मतलब होता है जब बीज निकलता है, अंकुरित होता है, उसमें कितने पत्ते शुरुआत में होते हैं? तो 2 पत्ते होते हैं, वह आपका सरसों का है। ठीक है, सरसों का सीजन भी आने वाला है, सरसों बोया जाएगा, बो भी गया होगा। ठीक है, तो बात करेंगे 2 दल होते हैं, पत्ते मतलब 2 दल होते हैं। ठीक है, उन्हें द्विबीजीय पत्री पौधा कहा जाता है। सरसों हो गया, अरहर हो गया, मटर, चना, ये सभी 2 दल वाले पेड़ हैं, 2 पत्ते वाले हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जल का ग्रहण क्या आपके फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, कैम्बियम द्वारा या पैलिसेड द्वारा होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है दोस्तों? आपके जाइलम के द्वारा पौधे में अधिग्रहण होता है, क्योंकि पौधे में मिट्टी में जल का अवशोषण तथा संचरण जाइलम नामक ऊतक से होता है। हर प्रश्न की व्याख्या होगी। जी हाँ, अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। दोस्तों, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? सभी लोग बताएंगे। जी हाँ, साहित्य स्रोत की बात करेंगे। हिस्ट्री से भी प्रश्न आते हैं, सोशल साइंस से भी प्रश्न आते हैं आपके इन्वायरमेंट में। तो प्रथम साहित्य स्रोत कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्रथम साहित्य स्रोत कौन सा है? सभी लोग जानते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद आपका प्रथम साहित्य स्रोत है। सभी लोग नोट कर लेंगे। दोस्तों, भारत का प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है और इस ग्रंथ में इंद्र को सर्वेश देवता यानी मुख्य देवता माना गया है। तो इंद्र को मुख्य देवता किस ग्रंथ पर माना गया है? तो आपके ऋग्वेद जो कि प्राचीनतम ग्रंथ है, इसमें माना गया है। और 4 वर्णी सिद्धांत सर्वप्रथम इसी पुस्तक के 10वें मंडल यानी कि पुरुष सूत्र में मिलता है। जो 4 वर्णी सिद्धांत है वह आपके पुस्तक के
इसी पुस्तक के, ठीक है, ऋग्वेद के पुस्तक के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। और ऋग्वेद में पूछा जाता है कितने सूत हैं, तो 1028 सूत हैं एवं 10 मंडल हैं आपके ऋग्वेद ग्रंथ में। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? सभी लोग कमेंट करेंगे वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो सभी लोग जानते हैं N और O2, ठीक है। NO2 की बात करेंगे तो किस ऑप्शन पर है, तो आप देखेंगे पहला ही ऑप्शन है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, ठीक है। टोटल आपका 90% भाग इन दो गैसों का विस्तार है वायुमंडल में, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया दोस्तों, स्क्रीन पर है। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट स्टडीज में बात करेंगे, शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, ये आपका पेडागोजी का प्रश्न है, शिक्षा शास्त्र का। छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव का है, बच्चों की ऊर्जा को विकसित करने का है, समाजीकरण को बढ़ावा देना या टीम भावना बढ़ाना, ठीक है। तो इन्वायरमेंट स्टडीज में शैक्षिक भ्रमण का जो मूल उद्देश्य यही होता है दोस्तों, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। छात्र वहां पे जाएंगे, शैक्षिक भ्रमण पर देखेंगे, प्रत्यक्ष अनुभव जो होता है बहुत ही लाभदायक होता है छात्रों के लिए, ठीक है, वह कारगर साबित होता है नॉलेज, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, कार्कीय रूप से शुष्क जो है मिट्टी का क्या विशेषता है? कार्कीय रूप से देखा जाए शुष्क मिट्टी की विशेषता क्या है? पौधे को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, उसमें अधिक जल होना, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी या मिट्टी कठोर होगी? सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है। कार्कीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? तो इस मिट्टी की विशेषता है कि मिट्टी में लवण सांद्रता जो है अधिक होती है, ठीक है। क्या होती है? लवण सांद्रता जो है आपके इसमें अधिक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, वीडियो लाइक करते जाएंगे सभी मेरे प्यारे मित्र। जी हाँ, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सभी लोग कमेंट करेंगे कैसा फीडबैक, आप सभी लोग फीडबैक देंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा यह जानने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, या परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है दोस्तों, ताकि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थी में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, ठीक है। अचानक अगर कोई एग्जाम आ जाता है एक भय होता है बच्चों में, लेकिन सतत और जो सतत मूल्यांकन होता है यह क्या होता है, आपको मंथली होते हैं, मूल्यांकन होते रहते हैं, ठीक है। इससे शिक्षार्थियों में परीक्षा में अनावश्यक भय नहीं रहता है, क्योंकि एग्जाम में बैठ चुके होते हैं तो इनके क्या है, उनका अंदर भय नहीं रहता है, निडर बच्चे हो जाते हैं एग्जाम के डर से। एग्जाम का नाम सुनकर ही बच्चे डरने लगते हैं कि यार पेपर आ गए, परीक्षा आ गई, ठीक है। तो निरंतर जब एग्जाम देते रहते हैं उनको ये निडरता आ जाती है, निडर बच्चे हो जाते हैं एग्जाम से। आइए देखेंगे प्रश्न अगला दिया है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? जो चरने वाले पशु होते हैं, सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी के बेस्ड पर हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, सभी आपके सिलेबस पर प्रश्न हो रहे हैं। एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ यहाँ पे दिया गया है, सभी टीटी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? पर परागण द्वारा, बीज प्रकीर्णन द्वारा, चुनकर चरना या रोग फैलाकर। तो रोग फैलाना तो वनस्पति नहीं हो सकता बदल से, रोग फैलाने से वनस्पति तो नहीं बदलेगी, ठीक है। पर परागण ये तो करते नहीं है, पेड़ पौधे करते हैं, ठीक है, जैसे सरसों का हो गया, गेहूं का हो गया, ये परागण द्वारा ही आपके आपस में, ठीक है, इनका रूपांतर होता है फूलों में। दो बचता है, बीज प्रकीर्णन द्वारा या चुनकर चरना। तो आपका सही आंसर होगा चरने वाले वनस्पति पशु जो होते हैं वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चुनकर चरने से बदलते हैं। अब ये कैसे बदलते हैं? देखिए, घास चरने वाले पशु सभी वनस्पति को समान रूप से नहीं चरते हैं, बल्कि कुछ ही वनस्पतियां अधिक खाते हैं, जिसमें वनस्पतियां धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं तथा उनके स्थान पर अन्य वनस्पतियां जो है उगाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? दोस्तों, स्वस्थ अस्थियों यानी स्वस्थ हड्डियों के लिए, अस्थियों के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? क्या वह कैल्शियम और विटामिन ई है, क्या पोटेशियम एवं विटामिन के है, या कैल्शियम एवं विटामिन सी है, या कैल्शियम एवं विटामिन डी है? दोस्तों कौन सा होगा? सही जवाब बताएंगे दोस्तों। तो स्वस्थ हस्तियों के लिए, स्वस्थ हड्डियों के लिए सभी लोग जानते हैं कैल्शियम और विटामिन डी की जरूरत होती है। अगर बच्चों में, आप में, हमारे हड्डियों की मजबूती चाहना है तो अधिकतम मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी लेना पड़ेगा।
जी हाँ दोस्तों, सभी लोग जानते हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और आपको पता है प्रोटीन से प्रश्न आता ही आता है, ठीक है, विटामिन से प्रश्न आते ही आते हैं। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह विटामिन केवल प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणों द्वारा ही प्राप्त होता है, विटामिन डी। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए देखेंगे अगला प्रश्न। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू, माउंट कंचनजंगा, माउंट आपके धौलागिरी। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट केटू है। सभी लोग नोट कर लेंगे। जी हाँ, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू यानी कि गाइविन आस्टीन है। यह चोटी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई 86,8,611 मीटर है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट है। ठीक है, अगर पर्वत चोटी पूछा जाए विश्व की, ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट है विश्व की, और हिमालय की आपकी केटू है। तो जो हिमालय की ही चोटी है जो नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई क्या है आपकी? सभी लोग बताएंगे। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848। सभी लोग नोट कर लेंगे। जी हाँ, विश्व की बात करेंगे 8848, और हिमालय की बात करेंगे तो आपकी 8611 हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पर आधारित है? तो आप सभी लोग जानते हैं प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की जो खेल विधि आधारित है वह शिक्षण विधि के सिद्धांतों पर आधारित है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? ठीक है, क्रमवाई में आपको बताऊंगा। तो सबसे निचली जो परत आती है यानी पृथ्वी से, ठीक है, जो आपकी निचली परत होती वायुमंडल की वह होती क्षोभ मंडल, यानी सबसे निचली परत आपकी क्षोभ मंडल होती है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सी होती है? देखिए मैं बता देता हूँ, पृथ्वी से लगभग 18 से 20 किलोमीटर के समथिंग जो है ऊंचाई पे, 8 से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर आपका क्षोभ मंडल होता है, सबसे निचली परत। 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर ऊंचाई पर यह स्थित है। और मौसम संबंधी सभी घटना, आंधी तूफान वर्षा आदि इसी मंडल में घटित होता है। तो मौसम जो आंधी तूफान वर्षा किस मंडल में घटित होता है? तो आपके क्षोभ मंडल में ही घटित होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? सभी लोग जानते हैं दोस्तों। ठीक है, विटामिन सी की बात करते हैं, स्कर्वी, चर्म रोग आ जाता है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो शरीर में विटामिन सी की कमी कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, अगर इसका रासायनिक नाम पूछ लिया गया विटामिन सी का तो आपका एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा हैं। और ये जो खट्टे पदार्थ होते हैं सबसे ज़्यादा आंवले में आपका विटामिन सी पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? तो सभी लोग जानते हैं किरण बेदी का पहले नाम आता है कि प्रथम महिला आईपीएस अफसर जो होता है, ठीक है, आईपीएस अफसर आपके कौन है? किरण बेदी हैं। और किरण बेदी किस बैच की हैं? तो आईपीएस 1972 में बैच की किरण बेदी आईपीएस हैं। वर्तमान समय में जो है किरण बेदी जो है केंद्र शासित राज्य की जो 2015 में आपका चुनाव हुआ था दिल्ली में, वहाँ पर उम्मीदवार भी हैं विधानसभा चुनाव की। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? सभी लोग कमेंट करेंगे। असम का प्रसिद्ध है दोस्तों एक सींग वाले गैंडे, वह वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? काजीरंगा है, मानस है, गिर है, या कान्हा किसली है? दोस्तों सभी लोग कमेंट करेंगे। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके असम में है, जो एक सींग वाले गैंडे के नाम से विख्यात है। जी हाँ, और इस अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी काजीरंगा? तो 1908 में हुई थी। ठीक है, 1908 में हुई थी, यानी 1908 में काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य का स्थापना हुई थी। एक सींग वाले गैंड के संरक्षण के नाम से असम राज्य में उपस्थित है। जी हाँ, अगला प्रश्न आ चुका है। सभी बेस्ट क्लास है। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों को वीडियो लाइक करते जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, शेयर करें, सपोर्ट करें, मोरल मोटिवेशन कायम रखें। प्रश्न आ चुका है अगला। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अग्नेय चट्टान का उदाहरण है? सभी लोग कमेंट करेंगे। बच्चे मेरे कमेंट कर रहे थे, भाई बहन सभी आप लोग, भाभी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। सर क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लाइए, मैं बता देता हूं दोस्तों। 50+ प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे 30 में 30 आप लोग लाएंगे। केवल धारस और क्या है वेट कीजिए। सभी क्लासेज अटेंड कीजिए। मैं जानता हूँ आपसे 20 प्रश्न बनते हैं, 25 प्रश्न बनते हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा है। ठीक है, सबको एक साथ लेके चलना है, सबको, हर भाई बहन को एक साथ लेके चलना है।
क्लास है दोस्तों, ये परिवार है, परिवार को एक साथ लेके चलना है। तो सभी के लिए क्लासेज, ठीक है, डेली वाइज जाएंगी और एक स्टेप बाय स्टेप आपकी हार्ड वर्क रहेगा, हार्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे 3-4 प्रैक्टिस सेट में ही क्वेश्चन आपके बेहतरीन आने लगे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। इसी में से प्रश्न आना है। क्वेश्चन इजली भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं, आपको पता है। प्रश्न देखेंगे, 6-7 प्रश्न और बच चुके हैं, बच्चे इनको भी कंप्लीट करेंगे इस प्रैक्टिस सेट को। तो कौन सा अग्नेय चट्टान का उदाहरण है दोस्तों? तो अग्नेय चट्टान का उदाहरण आपका बेसाल्ट है। जी हाँ दोस्तों, अग्नेय चट्टान, क्योंकि अग्नेय चट्टानों का जो निर्माण होता है वह ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से होता है। ये ज्वालामुखी, ये धरती है, विस्फोट हुआ, ये जो लावा है इनका जो निर्माण अग्नेय शैल का होता है, अग्नेय चट्टान इनका होता है, ठीक है। और इन चट्टानों में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है क्योंकि मैग्मा लावा के द्वारा ये फैलता है जी, ठीक है, ये फैलता गिरता जमीन पर, ठीक है। और इन चट्टानों की जो मैग्मा के द्वारा बनती चट्टान वह ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ठीक है, पेग्मेटाइट है। तो अग्नेय चट्टों का निर्माण होता है, इसलिए आपका बेसाल्ट जो आएगा, बेसाल्ट आ सकता ऑप्शन में, ग्रेनाइट भी आएगा, पेगमाइट भी आ सकता है। ये तीनों जो है आपके ज्वालामुखी के लावा से जमा होने से बने हुए चट्टान हैं। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के वातावरण की किस तरह से ओजोन परत पाई जाती है? किस सतह पर, सॉरी दोस्तों, किस सतह पर पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? स्ट्रोस्फियर, ट्रोस्फियर, मीसोस्फियर या आपका आयनोस्फियर? सभी लोग कमेंट करेंगे किस स्फीयर में पाई जाती है। तो सभी लोग जानते हैं स्ट्रेटोस्फियर में आपकी ओजोन परत पाई जाती है पृथ्वी के वातावरण में। ओजोन परत का विस्तार अगर पूछा जाए, स्ट्रोस्फियर मतलब क्या होता है? समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। ओजोन परत तापमान मंडल के निचले हिस्से में होता है। यह जो है परत सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को लगभग 94% रोकती है। कितने प्रतिशत रोकती है? लगभग आपके 94% परावैंगनी किरणों को रोक लेती है। अगला प्रश्न देखिए, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो सिख धर्म के संस्थापक सभी लोग जानते हैं, गुरु नानक देव जी हैं। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और गुरु नानक देव का जन्म पंजाब के तालवंडी नामक स्थान पर 1469 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड पर प्रश्न है। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ, फिजियोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ? तो सिस्मोग्राफ सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको बता भी चुका, ऊपर 3-4 आपके यंत्र बताए थे, ठीक है। तो भूकंप आप सिस्मोग्राफ के द्वारा नापा जाता है और रिक्टर पैमाना लगा रहता है सिस्मोग्राफ में जिसके द्वारा हम नापे जाते हैं। और रिक्टर पैमाना 0 से 9 तक अंक होते हैं और एक अंक वृद्धि मतलब पिछले से लेके अगला जो उसका होगा क्या, भूकंप की तीव्रता वह 10 गुना होती तब वह अगला अंक बढ़ता है। जो 0 से 9 पॉइंट ये दिए रहते हैं, ठीक है, रिक्टर पैमाने पर। तो जब मान लीजिए एक आपका भूकंप की तीव्रता 5 है, जब इससे 10 गुना होगी तब आपकी भूकंप की तीव्रता 6 आती है। तो आप लोग समझ सकते हैं इस तरह वेक्टर पैमाना होता है, रिएक्टर पैमाना होता है। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 जून, मार्च, 23 सितंबर, 23 दिसंबर? तो सभी लोग जानते हैं 22 दिसंबर को, सॉरी दोस्तों, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि इस तिथि को सूर्य का प्रकाश जो है मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। यह घटना मकर संक्रांति कहलाती है। तो सभी लोग जानते हैं मकर संक्रांति जो ये कहलाती घटना 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन इसीलिए होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? सभी लोग कमेंट करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, राजा राम मोहन राय है या आपके मदन मोहन मालवीय है? फटाफट कमेंट करेंगे। ईवीएस की क्लास है दोस्तों, जी हाँ, 30 में 30 लाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी क्लासेज लाजवाब हैं दोस्तों। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, जी हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये भी प्रश्न आता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कब की? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। और इनका प्रसिद्ध वाक्य क्या है? वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो ये वाक्य किस आपके किस में लिया गया था? तो आर्य समाज से लिया गया है, ठीक है। वेदों की ओर लौटो, यह स्वामी विवेकानंद का वाक्य है।
ये कब लिया गया, किससे लिया गया, तो आर्य समाज की स्थापना से यानी आर्य समाज से लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। लोक नृत्य से भी एक दो प्रश्न आएंगे। तमिलनाडु, राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश। तो बिहू आप सभी लोग जानते हैं असम का एक लोक नृत्य है। बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया। 30 नंबर प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। दोस्तों इस 30 प्रैक्टिस सेट में, इस 30 प्रश्न में, 5वें प्रैक्टिस सेट में हर एक प्रश्न को कंबाइंड किया गया। हर एक आपके जो सिलेबस में है आना है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला हो गई, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, ईवीएस हो गया, सब कुछ यहाँ पे कंबाइंड किया गया है, यानी कि टोटल सिलेक्टेड यानी सिलेक्शन वाली क्लास थी। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता होगा। सभी बच्चे 3 पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। और इस श्रृंखला में कारक एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं जुड़ी होती है, बल्कि सभी एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, इसीलिए खाद्य श्रृंखला इसको बोला जाता है। क्योंकि खाद्य श्रृंखला, खाद्य जो होती है जाल होती है, आपने देखा होगा वह एक दूसरे से जुड़ी रहती है, परस्पर संबंधित होती है। तो दोस्तों चलिए, उम्मीद करता हूँ बेहतरीन क्लास आई होगी। और अगली क्लास देखने के लिए, प्रैक्टिस सेट 6वां देखने के लिए 6 नंबर कंटिन्यू क्लास देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पे। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।